आलिया भट्ट की मूवी आ रही है अल्फा। सभी को पता है कि काफी रद्दी मूवी होगी, पर एक सवाल है यार कि यश राज प्रोडक्शंस जैसे बड़े बड़े हाउस उस मूवी को बना रहे हैं, तो भाई अच्छी मूवी क्यों नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकते, एक्चुअली उनका बिजनेस मॉडल ही है कि बनानी ही नहीं है। इसकी एक्चुअली शुरुआत हुई थी दाऊद इब्राहिम से। वैसे थोड़ा फनी लगेगा और मैं किसी पे डिफेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो स्टोरी है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप खुद सोचो कि दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। मतलब यूपी के एरियाज के गैंगस्टर उठाओ ना, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे या फिर पंजाब हरियाणा के, तो वो बहुत ही ब्रूटल गैंगस्टर्स थे यार। फिर दाऊद इतना तगड़ा कैसे बन गया? क्योंकि दाऊद जो है वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो बिजनेसमैन कम गैंगस्टर था। दाऊद का बहुत सारा पैसा होता था इंडिया में, मुंबई वाले एरियाज में और जहां भी उसकी गैंग चलती थी, और वो पैसा ऑब्वियसली कैश में या ब्लैक मनी है। अब उसको वो वाइट कैसे करता था? वो यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर्स को स्पॉन्सर करता था कि तुम मूवी बनाओ। मूवी अच्छी है, चली नहीं चली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके ओवरसीज राइट्स जो है वो फ्री में ले लेगा, क्योंकि मूवी उसने स्पॉन्सर करी है। और दुबई में या मिडिल ईस्ट में कोई शेल कंपनी बना के और उस मूवी को चलाएगा थिएटर्स में, और पैसे जो है वो वहां कमाएगा, जो कि सीधे व्हाइट मनी हो गया। और उसके जो टिकट प्राइस है वो भी डबल ट्रिपल या 5 टाइम्स हो सकते हैं। यही ट्रिक उसने पॉलिटिशियंस को भी सिखाई थी वाइट करने की। जब ये चीज जो है वो इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस को पता चली, स्पेशली यशराज प्रोडक्शंस को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएस, यूके और इधर का जो यूरोप साइड का मार्केट है उसको ग्रैब करना शुरू किया। इनको भी रियलाइज हो गया कि भाई बाहर तो बहुत सारे इंडियंस हैं, तो मूवीज देखेंगे ही देखेंगे, वो एनआरआईज बहुत सारे हैं। इसीलिए आप वो मूवीज देखना, डीडीएलजे कुछ कुछ होता है, इसमें हमेशा ये कैसे दिखाएंगे कि कोई एनआरआई है। एनआरआई जरूर होगा उसमें, क्यों? क्योंकि एनआरआईज को मूवी दिखानी है। लेकिन इनको ना एक चीज और रियलाइज हुई थी, इंडिया के बाहर जो है वो सिर्फ एनआरआईज नहीं है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी लोग हैं, और कई बार इनकी जो जनसंख्या है वो इंडिया से भी ज्यादा हो जाती है कुछ कंट्रीज में। तो आपको जो मूवीज बनानी है ना, वो ऐसे बनानी है कि टेररिस्ट का नाम मुस्लिम नहीं होना चाहिए, आईएसआई बहुत बुरी एजेंसी नहीं है, आईएसआई की कोई एजेंट है उससे इंडियन एजेंट को प्यार होना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने मूवीज से मोटा पैसा कमाया, प्रोडक्शन हाउसेस बड़े होते गए और इन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट करनी शुरू कर दी। जब बड़े बड़े स्टार्स, शाहरुख, सलमान खान की मूवी जो है वो तुम्हारे पास हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम एक ब्लॉकबस्टर साल में जरूर लाओगे, जैसे पठान, टाइगर जिंदा है, ये मूवीज। लेकिन इन मूवीज का पर्पस पैसा कमाना इतना ज्यादा था ही नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उठा के देख लो यशराज फिल्म्स के। 2023-24 में पठान, टाइगर जिंदा है, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज आई। रेवेन्यू जो था वो था 1020 करोड़ का, और प्रॉफिट जो था वो कितना था? सिर्फ 6%, मतलब 60 करोड़। 60 करोड़ कितना ही रुपया होता है यार। प्रॉफिट आता है अगले साल, जहां पे सैयारा और इस टाइप की कई सारी मूवीज बनाई जाएंगी, और थिएटर्स वालों को, मल्टीप्लेक्सेस वालों को या फिर सिंगल स्क्रीन सिनेमा वालों को लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लगाई तो उनको पठान और टाइगर जिंदा जैसी जो ब्लॉकबस्टर आती है वो नहीं मिलेंगी। अजय देवगन ने तो केस कर दिया था सन ऑफ सरदार के टाइम पे कि भाई यशराज ने मोनोपोली बना रखी है और हमें तो स्क्रीन ही नहीं मिल रही है। और इस मेथोडोलॉजी से सैयारा जैसी जो मूवीज हैं, 40-50 करोड़ का बजट होगा, मार्केटिंग लगा के उस पर 500 करोड़ कमा लेंगे। और भी मूवीज आई है यार, मतलब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के लिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भाई। क्यों? क्योंकि लो बजट फिल्म बनानी है, कुछ देना ही नहीं है उसमें, स्क्रिप्ट कॉपी मार दो, कुछ करो, फिल्म बना दो और लोगों को दिखा दो। क्यों? क्योंकि मोटा पैसा कमाना है हमें। आर्ट डिस्ट्रॉय हो रही है यार इंडिया की।